दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मनसबदारी सिस्टम एंड द आर्मी। देखिए चैप्टर नंबर 13 चल रहा है, कंसोलिडेशन ऑफ मुगल एम्पायर। मुगल एम्पायर को हम लोग बहुत ढंग से समझ रहे हैं। अकबर उसके बाद के जो भी रूलर्स हैं, मीडियल हिस्ट्री में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द आर्मी, मनसबदारी सिस्टम, ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, लैंड रेवेन्यू सिस्टम, इन सब के बारे में हमने थोड़ी बात पहले भी की, आगे भी काफ़ी बात होने वाली है। और मीडियल हिस्ट्री का मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है दिल्ली सल्तनत और मुगल एम्पायर। ये दो चीज़ें तो आपको मीडियल हिस्ट्री में पता ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिकली मनसबदारी सिस्टम के बारे में। एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में मैं पिछली वीडियो में ऑलरेडी आपसे बात कर चुका हूँ, पूरा लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन में आपको समझा चुका हूँ। अब बात की जाए मनसबदारी की, तो देखिए अकबर को यह बात पता था कि उसको अगर अपना शासन फैलाना है और ओवरऑल हर इलाके के ऊपर अपनी पकड़ के रखनी है, तो एक ही चीज़ के थ्रू वो कर सकता है, वो है एक एफिशिएंट और स्ट्रांग आर्मी के थ्रू। और उसके लिए वो अकेले सब कुछ नहीं कर सकता था, उसकी नोबिलिटी का सपोर्ट ज़रूरी था। तो अपनी नोबिलिटी और आर्मी दोनों को ऑर्गेनाइज करना इंपॉर्टेंट था, और नोबिलिटी और आर्मी दोनों को एक ही मैकेनिज्म के थ्रू यहाँ पे अकबर ने ऑर्गेनाइज किया है, और इस मैकेनिज्म का नाम है मनसबदारी सिस्टम। इस पर्टिकुलर मैकेनिज्म के अंदर हर ऑफिसर को एक रैंक अलॉट की जाती थी, और उस रैंक का नाम था मनसब। बाद में इस रैंक को भी, इस मनसब सिस्टम को भी दो भागों में बांटा गया था, एक जाट और एक सवार। वो अभी हम आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए समझिए कि भाई नोबिलिटी को उसकी औकात के हिसाब से एक रैंक दी जाती थी, और उस रैंक को मनसबदारी भी कहा जाता था, मनसब भी कहा जाता था। तो जैसे कि 5000 मनसबदारी, 1000 मनसबदारी, 2000 मनसबदारी, ये अलग अलग रैंक्स थी। जितना ज्यादा बड़ा आपका मनसब है उतनी ज्यादा आपकी औकात है। लोएस्ट मनसबदारी की रैंक थी 10, हाईएस्ट थी 5000। अकबर के एंड रेन तक पहुंचते पहुंचते, जब बिल्कुल एंड काल आ गया था अकबर के शासन का, उस समय पे जो हाईएस्ट मनसब की जो रेंज थी, रैंक थी, वो 7000 कर दी गई थी। वैसे शुरुआत में 5000 थी, फिर 7000 मनसबदारी, ये हाईएस्ट रैंक थी अकबर के समय पे। और केवल दो लोगों ने इसको होल्ड किया है, एक मिर्जा अजीज कोका और एक राजा मान सिंह। तो मिर्जा अजीज कोका और राजा मान सिंह, इन दोनों को 7000 ही मनसब दी गई थी, और इन दोनों ने अकबर के मिलिट्री एक्सपेडिशंस को बहुत एफिशिएंटली लीड किया। इसके बारे में अभी हम आगे बात करेंगे। ओके, और इस प्रकार की जो मनसबदारी का सिस्टम था, प्रथा थी, ये अकबर के समय तक ही नहीं, इनफैक्ट औरंगजेब के समय तक ये चलती रही। और वैसे भी मनसब सिस्टम क्या था ना, कि धीरे धीरे इवॉल्व हुआ है। ऐसा नहीं है कि यूनिफॉर्म रहा है, जैसा शुरू में था वैसा ही रहा है, धीरे धीरे इसमें एवोल्यूशन आया। पहले मनसब केवल एक रैंक हुआ करती थी। जब अकबर के हम लोग 40th रेंज में पहुंच जाते हैं, मतलब कि 1556 में अकबर गद्दी पर बैठा, तो 1595 के लगभग, यानी 1594 1595 के लगभग, ये जो मनसब वाली रैंक थी, इसको दो भागों में बांटा गया। एक को बोला गया जाट, एक को बोला गया सवार। जाट बेसिकली आपकी पर्सनल रैंक से मैटर करता था, और सवार इस बात से मैटर करता था कि आपके पास कितने घुड़सवार हैं। जाट में बेसिकली एक पर्टिकुलर पर्सन के पर्सनल स्टेटस के हिसाब से उसको सैलरी वगैरह दी जाती थी, और एक जाट के पास भी कितने सवार होंगे ये भी अलग अलग होता था। अब सवार क्या था? सवार मतलब आपके पास कितने कैवलरी मैन है, कितने घुड़सवार सैनिक है, और उसके प्रोपोर्शनेट कितने घोड़े हैं। मैं आपको बता दूं कि एक सवार के अगेंस्ट में दो घोड़ों को मेंटेन करना बहुत जरूरी है, और अगर एक सवार के अगेंस्ट में एक ही घोड़ा आपने मेंटेन किया है तो उसको आधा काउंट किया जाएगा। इसकी वजह भी मैं अभी आगे आपको बताऊंगा। तो पहले मनसब नाम की जो रैंक थी ना, इसको दो भागों में बांटा गया, जाट में और सवार में। जाट पर्सनल इंपॉर्टेंस को डिनोट करता था, और एक जाट के पास कितने सवार हैं ये उसकी मिलिट्री इंपॉर्टेंस को शो करता था। ठीक है, अब एक मनसब के अंदर तीन अलग अलग सब क्लासिफिकेशंस थे, ध्यान से सुनिएगा। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, समझ में आ जाए ठीक है, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल क्या लिखा है, अ पर्सन हु वाज रिक्वायर्ड टू मेंटेन एज मेनी सवार्स एज ए जाट रैंक वाज प्लेस्ड इन द फर्स्ट कैटेगरी ऑफ रैंक। मतलब किसी एक पर्टिकुलर सेग्रीगेशन में, तो पहले आपने मनसब, जैसे 5000 मनसब था, 7000 मनसब था, 2000 मनसब था, तो इस प्रकार की जो अलग अलग रैंकें थी ना, अब इन अलग अलग रैंकों में तीन सेग्रीगेशंस कर दिए गए। पहले सेग्रीगेशन में जितनी जाट रैंक है उतने सवार जो रखेगा वो पहली कैटेगरी में आएगा। जितनी आपकी जाट रैंक है उसके आधे से ज्यादा सवार रखोगे तो दूसरी कैटेगरी में आओगे। जितनी आपकी जाट रैंक है उसके आधे से कम सवार रखोगे तो थर्ड कैटेगरी में आओगे। तो हर मनसब के अंदर, हर रैंक के अंदर तीन अलग अलग हायरार्कीज बना दी गई। तो पहले 1000 मनसब, 2000 मनसब, 4000 मनसब। अब हर मनसब, हर रैंक के अंदर तीन अलग अलग कैटेगरीज। तो हर मनसब के अंदर आपकी एक जाट रैंक होगी,
उस जाट के रैंक के बराबर अगर आपने घोड़े रख रखे हैं तो उस पर्टिकुलर रैंक की पहली कैटेगरी में रहोगे, आधे से ज्यादा घोड़े रख रखे हैं तो दूसरी कैटेगरी में, आधे से कम घोड़े रख रखे हैं जाट रैंक के तो तीसरी कैटेगरी में। ठीक है भाई। फिर नॉबल्स जिन सवार को अपने पास रखते थे उन सवार की क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि ये वो सवार, समझिए, मनसबदारी, अब मान लो मान सिंह 7,000 मनसब है, अजीम खोखा 7,000 मनसब है। अब कल के डेट में अगर अकबर को आर्मी की जरूरत पड़ेगी तो अकबर किसको कमांड करेगा? राजा मानसिंह को, कि आओ भाई तुम्हें यहाँ पे एक्सपेडिशन लीड करके जाना है। तो यहाँ पे राजा मानसिंह के अंदर जो सोल्जर्स हैं उनको क्या डायरेक्टली अकबर ने रिक्रूट किया? नहीं, उनको राजा मानसिंह ने रिक्रूट किया, लेकिन वो हैं किनके नौकर? अकबर के नौकर हैं। तो इन सवार की सेंट्रल इंफॉर्मेशन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। इस बात को ये देखना कि भाई उसको लड़ना आता है कि नहीं आता है, वो वेल माउंटेड है कि नहीं है, उसके पास शस्त्र वगैरह सब कुछ ठीक तरीके से है कि नहीं है, उसका डिस्क्रिप्टिव रोल को मेंटेन करना, मतलब एक सोल्जर का बेसिक चेहरे का जो लो आउट है इसको मेंटेन करके रखा जाता था रिकॉर्ड्स में। उसके घोड़े की ब्रांडिंग होती थी, मतलब उस घोड़े के ऊपर एक स्टैंप ठप्पा लगाया जाता था ताकि घोड़ों की डबल काउंटिंग यहाँ पे ना हो। इसको बोला जाता था दाग सिस्टम। ओके, घोड़ों की ब्रांडिंग दाग सिस्टम होती थी और ये अलाउद्दीन खिलजी के समय से चली आ रही थी। ठीक है। अच्छा, समय समय पे हर नॉबल को अपने जो भी घोड़े होते थे, जो भी सवार होते थे, उनको रॉयल मुगल ऑफिसर्स के पास इंस्पेक्शन के लिए लेके आना पड़ता था। क्योंकि भाई नॉबल सिर्फ बोल दे रहा है कि साहब हमने इतने घोड़े रख रखे हैं, ये इनफ नहीं है। समय समय पे जो मुगल राजा है वो चेक करता रहेगा कि हाँ भाई जितना डिक्लेयर कर रहा है नॉबल, क्या सच में उसने उतने सवार और घोड़ों को मेंटेन करके रखा है कि नहीं रखा है। क्योंकि भाई आर्मी की ताकत ही इस बात के ऊपर डिपेंड करती है। ओके, तो समय समय पे नॉबल के कंटिंजेंट का इंस्पेक्शन किया जाता था। हर 10 कैवलरी मैन के ऊपर मनसबदार के पास 20 घोड़े होने चाहिए, मतलब जितने सवार हैं उससे दुगने घोड़े। क्यों? क्योंकि क्या होता है ना कि जंग के समय पे जो घोड़े होते हैं वो बहुत तेज दौड़ते हैं, वो थक जाते हैं, सवार उसके ऊपर बैठा रहता है। तो समय समय पे घोड़ों को चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। घोड़ों का रिप्लेसमेंट होना, जैसे रात भर घोड़ा तोड़ो तोड़ो करके चल रहा है, सवार उसके ऊपर बैठा है, तो सवार भी थक रहा है लेकिन घोड़ा ज्यादा थक रहा है, तो अगले दिन मान लो बैटल है, तो अगले दिन वही घोड़ा लड़ेगा तो थक जाएगा, तो दूसरा घोड़ा बदल दिया जाएगा, तब तक पहला वाला घोड़ा आराम करेगा, फिर पहला वाला घोड़ा आ जाएगा। तो एक सवार के लिए 2 घोड़ों को यहाँ पे मेंटेन करके रखा जाता था। और अगर मान लो एक सवार के लिए एक ही घोड़ा अवेलेबल है तो फिर मुगल काउंटिंग में उसको आधा सवार काउंट किया जाएगा और उसके हिसाब से उस पर्टिकुलर नॉबल की जो पैसे जाते थे उस सवार के लिए वो भी आधे हो जाएंगे। समझ गए? तो बेसिकली 20-10-20 रूल, 10 कैवलरी मैन के ऊपर 20 घोड़े, और अगर 10 कैवलरी मैन के ऊपर 10 ही घोड़े हैं तो पैसा आधा दिया जाएगा मुगल ट्रेजरी से। तो जब सवार को सैलरी दे ही रहे हो तो नॉर्मल कर केसेस में घोड़े भी ज्यादा रिक्रूट कर लिए जाते थे, क्योंकि पैसे जुड़े हुए होते थे। आपके पास कितने सवार हैं, आपकी जाट रैंक क्या है, इस बात पर डिपेंड करेगा कि आपको मुगल सैलरी कितनी मिलेगी, और मुगल सैलरी इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे। ठीक है भाई। फिर भाई नॉबल्स के अंदर जो आर्मी वगैरह काम कर रही थी वो क्या मिक्स्ड वन थी? तो क्या मुगल है तो केवल मुगल ही होंगे, पठान है तो केवल पठानी होंगे, हिंदुस्तानी तो केवल हिंदुस्तानी होंगे, राजपूत है तो केवल राजपूती होंगे? देखिए, अकबर ने कोशिश की कि ट्राइबलिज्म और पैरोचियलिज्म इन दो चीजों को खत्म करें। अफगान आइडेंटिटी में क्या होता था कि अफगान सरदार किसी की बादशाह सुनेंगे नहीं, अपनी ट्राइबल आइडेंटिटी के हिसाब से हमेशा इंडिपेंडेंस के पीछे भागेंगे। तो एक नॉबल के अंदर जो भी कंटिंजेंट है उसको मिक्स करने की कोशिश की, उसमें थोड़े राजपूत डाल दो, थोड़े मुगल डाल दो, थोड़े अफगानों को डाल दो, थोड़े पठानों को डाल दो, थोड़े हिंदुस्तानी मतलब इंडियन मुस्लिम्स के सोल्जर्स को डाल दो। तो ऐसे थोड़े थोड़े करके एक मिक्स सा बना दिया यहाँ पे, जिसके चलते किसी एक पर्टिकुलर कास्ट या रिलीजियस या एथनिक आइडेंटिटी पे वो लोग जुड़े हुए नहीं है। तो कल की डेट में वो अपनी आइडेंटिटी की बेसिस पे मिलकर रिवॉल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एक पर्टिकुलर नॉवल के अंदर एक प्रॉपर मिक्स मेंटेन किया गया है। शुरुआत में क्या था कि राजपूत के अंदर केवल राजपूत ही थे आर्मी में, फिर बाद में यहाँ पे काफी मिक्सिंग होने लगी। ओके, और किसी अफगान सरदार के अंदर या टर्किश सरदार के अंदर या पठान सरदार के अंदर एक हिंदू भी काम कर रहा होगा, एक सिख भी काम कर रहा होगा, ओवरऑल एक मुस्लिम भी काम कर रहा होगा उसकी आर्मी में, सब तरीके के लोग होंगे। फिर कैवलरी के साथ साथ यहाँ पे तीर बाण चलाने वाले बोमेन, मस्किटियर्स बंदूकची जो उस समय की बंदूक थी उसको लेके खड़े होने वाले, सैपर्स और माइनर्स जो कि जमीन को साफ करना वगैरह, ठीक है, केव्स में इसके बीच से रास्ता बनाना जब आर्मी चल रही हो, तो इस प्रकार के सैपर्स और माइनर्स को भी कंटिजेंट्स में रिक्रूट किया जाता था। एक सवार की जो एवरेज सैलरी होती थी वो होती थी 20 रुपया प्रति महीना, और उस समय पे ये बहुत अच्छी सैलरी मानी जाती थी।
ईरान और तुरानीस की सैलरी राजपूत और हिंदुस्तानी से थोड़ी ज्यादा होती थी। राजपूत को आप हिंदू समझ सकते हो, और हिंदुस्तानी मतलब जो इंडियन मुस्लिम थे। तो इंडियन मुस्लिम्स और इंडियन हिंदूज जो राजपूत थे, इनकी सैलरी से थोड़ी ज्यादा सैलरी होती थी ईरानी और तुरानी सोल्जर्स की। एक इन्फेंट्रीमैन को लगभग महीने के 3 रुपए मिलते थे, ठीक है। और जितनी भी यहाँ पे ओवरऑल कैवलरी की और आर्मी की सैलरी होती थी ना, इनकी सैलरी ऑब्वियस सी बात है मुगल राजा के द्वारा किसको दी जाएगी, नोबल को दी जाएगी। क्योंकि देखिए नोबल क्या कर रहा है यहाँ पे, नोबल यहाँ पे सारे एक्सपेंसेस को उठा रहा है, तो ये एक्सपेंसेस के उठाने के लिए पैसा चाहिए ना, वो पैसा मुगलों की तरफ से आता था। अच्छा, ऐसा नहीं कि हमेशा पैसा कैश में आता था, तो अकबर कभी कभी मनसबदारों को कैश में पैसा भेजता था। अकबर कभी कभी क्या करता था कि इन मनसबदारों को जागीर दे देता था। जागीर का क्या कंसेप्ट है, तो भाई ओवरऑल एक जागीर आसान कर देगा मुगल बादशाह, किसको, मनसबदारों को। इस जागीर पे जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्शन है वो कौन करेगा, ये मनसबदार करेगा, और इससे जो पैसे आएंगे उससे वो ओवरऑल सैलरी वगैरह देगा। कभी कभी मनसबदारों को सीधे सीधे कैश भी दिया जाता था मुगल बादशाहों की तरफ से, और कभी कभी जागीर दे दी जाती थी, और उस जागीर से पैसा इकट्ठा करके ये जो मनसबदार थे अपने सवारों को और घोड़ों के मेंटेनेंस में पैसा वगैरह खत्म करते थे। ओके, अच्छा देखिए, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अकबर को जागीर सिस्टम पसंद नहीं था, वो जागीर सिस्टम को खत्म करना चाहता था, लेकिन वो खत्म नहीं कर पाया। ऐसा एग्जैक्टली बहुत सारे हिस्टोरियंस ने नहीं बोला है। ऐसा नहीं था कि जागीर सिस्टम अकबर को पसंद नहीं था। अकबर को यह बात पता थी कि उसके इलाके के अंदर की जितनी भी जमीन है वो उसकी है, और वो जब चाहे उस जमीन से लोगों को इविक्ट कर सकता है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जो इलाका मुगल बादशाह के अंदर है वो तो मुगल बादशाह की सुजरेनिटी में ना, मुगल बादशाह जिसे चाहेगा जब चाहेगा उस इलाके से निकाल देगा। देखिए, जागीरदारी सिस्टम का कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। जागीर मतलब मुगल बादशाह अकबर ने किसी पर्टिकुलर, मान लो मानसून को, ये मान सिंह को एक बहुत बड़ी सी जमीन दे दी, और मान सिंह को बोला कि तुम इस जमीन से टैक्स इकट्ठा करो और अपने सोल्जर्स को पेमेंट कर दो। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मान सिंह उस जमीन के राजा बन गए। वो जमीन आज भी मुगल बादशाह की है, मुगल बादशाह जब चाहे वो जमीन वापस ले सकते हैं। जागीर मतलब कि टेम्परेरी बेसिस पे एक पर्टिकुलर नोबल को मुगल बादशाह ने जमीन दे दी है कि ठीक है भाई, इससे तुम अपना खर्चा वगैरह निकाल लो अपने सोल्जर्स वगैरह का। तो याद रखिएगा, मुगलों के समय पे जागीर का मतलब ये नहीं है कि हमेशा के लिए वो जमीन एक नोबल को दे दी गई है। जब चाहेगा मुगल बादशाह वो जमीन वो वापस ले लेगा। और ये जो मनसबदारी का सिस्टम था ना, ये बड़ा यूनिक इंस्टीट्यूशन था, पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन कहीं और नहीं बना था। कुछ हद तक ये जो मनसबदारी सिस्टम के ओरिजिन्स थे, ये आप कह सकते हो कि जिस प्रकार से चंगेज खान ने अपनी आर्मी को रीऑर्गेनाइज किया था, कुछ उस प्रकार से ये आप कह सकते हो कि यहाँ पे मुगलों ने भी अपने आर्मी का रीऑर्गेनाइजेशन किया था। चंगेज खान भी डेसिमल बेसिस पे अपनी आर्मी में जो ओवरऑल कमांड स्ट्रक्चर्स था उनको पुटअप करता था। जो लोएस्ट यूनिट चंगेज खान की आर्मी में कमांड स्ट्रक्चर के लिए थी वो थी 10, और हाईएस्ट थी 10,000। उसी प्रकार से मनसबदारी मुगलों में भी 10 से शुरू होती थी, और अकबर के समय पर हाईएस्ट 7,000 तक गई थी। ठीक है, फिर अच्छा एक और बात है, इस प्रकार के सिस्टम्स कुछ हद तक मंगोलों में भी थे और दिल्ली सल्तनत पे भी थे। जैसे कि फॉर एग्जांपल कमांडर्स ऑफ 100 सैनिकों का कमांडर सादीस, कमांडर्स ऑफ 1000 सैनिकों का कमांडर हजारास। हजार आपको पता ही कि 1000 1000 होता है। सूरों के अंदर भी 5000 सवार का एक हेड, 10,000 सवार का एक हेड, 20,000 सवार का एक हेड। तो उस प्रकार से आप कह सकते हो कि अकबर के समय पे ये मनसबदारी सिस्टम आ गया। तो टोटली यूनिक नहीं था, लेकिन जिस प्रकार से इवॉल्व हुआ था अकबर के अंदर, आप कह सकते हो कि बाकी सिस्टम से काफी अलग हो गया था। अच्छा, बाबर और हुमायूं के समय पे किस प्रकार से ये मिलिट्री का एडमिनिस्ट्रेशन होता था और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन होता था, इसके बारे में ज्यादा जानकारी देखी है नहीं। ओके, एक और टेक्निकल बात बता दूं, मनसबदारी बुलाया भले ही जाता हो, लेकिन एक्चुअली में वो लोग जिनकी रैंक 500 जाट सॉरी, वो पर्सन जिनकी रैंक 500 जाट से कम है उनको मनसबदार कहा जाता था। जो 500 से लेके 2500 के ग्रुप में आते थे उनको अमीर कहा जाता था। जो 2500 से ज्यादा में थे वो अमीर उम्दा या उम्दा-ई आजम कहा जाता था। तो 3 कैटेगरीज थी यहाँ पे। 500 जाट रैंक तक की है आपकी, उससे कम है तो आपको मनसबदार कहा जाएगा। 500 से लेके 2500 के बीच में आपकी जाट रैंक है तो आपको अमीर कहा जाएगा, और 2500 या उससे ज्यादा की आपकी जाट रैंक है तो फिर आपको कहा जाएगा अमीर ई उम्दा या उम्दा ई आजम। बट टेक्निकली इन तीनों कैटेगरीज को ज्यादातर केसेस में मनसबदार
कह दिया जाता था, मनसबदारी कह दिया जाता था। तो मनसबदारी टेक्निकली तो वैसे 500 जाट या उससे कम की थी, बट अगर 500 जाट से ज्यादा भी है तो भी उसको मनसबदारी बोल दिया जाता था रैंक के साथ। तो 5000 मनसबदारी, 7000 मनसबदारी, बट टेक्निकली 500 जाट तक के लोगों को ही मनसबदार कहा जाता था। ठीक है, तो यहां पे एक हायरार्की बनती दिखेगी। एक अमीर जो कि 500 से 2500 जाट को कमांड कर रहा है, या फिर अमीर उम्दा जो कि 2500 से ज्यादा जाट को कमांड कर रहा है, उसके अंदर हो सकता है बहुत सारे मनसबदार काम कर रहे हो। एक 5000 जाट रैंक वाले के अंदर 500 जाट रैंक वाला काम कर रहा हो, तो एक मनसबदार के अंदर दूसरा मनसबदार काम कर रहा हो जिसकी जाट रैंक अलग अलग है। और ये कैटेगरीज रिजिड नहीं थी, ठीक है ना भाई। जो पर्सन थे काबिल, वो शुरुआत लगभग एक छोटे मनसब से करते थे, लेकिन धीरे धीरे अपनी काबिलियत के आधार पर और एम्परर उनको कितना पसंद करता है इसके आधार पर उनकी जो औकात थी वो बढ़ती रहती थी। जो बड़े बड़े राजपूत राजा थे जो कि मैट्रिमोनियल रिलेशंस के चलते अकबर के साथ जुड़ गए, उनको सीधे सीधे बड़ी बड़ी मनसबदारियां भी मिल गई। एक पर्सन जो कि छोटे रंग ऑफ द लैडर से बिल्कुल नीचे से शुरू हुआ है आर्मी में, वो भी अमीर ई उम्दा तक की पोस्ट पे पहुंच सकता था। तो यहाँ पे बेसिकली जो मिलिट्री कैरियर था वो आपके टैलेंट पे डिपेंड करता था। और मनसबदारों को पैसा दिया जाता था केंद्र की सरकार की तरफ से, मुगलों की तरफ से, अपने नॉबल्स को, अपने सवार्स को, जाट्स को मेंटेन करने के लिए। एक मनसबदार जिसके पास 5000 की जाट रैंक है, उसके पास 340 घोड़े होने चाहिए, 100 हाथी, 400 कैमल, 100 म्यूक्स और 160 कार्ट्स होनी चाहिए। ठीक है भाई, तो ये कुछ 100 म्यूल्स हैं ये, सॉरी, ओके। तो ये सब चीजें थी भाई। यहाँ पे हाउस हॉर्सेस की यहाँ पे कैटेगरी बना रखी थी। हॉर्सेस 6 प्रकार की कैटेगरी के होते थे, एलिफेंट्स 5 प्रकार की कैटेगरी के होते थे। ये कैटेगरी उनकी क्वालिटी को डिसाइड करते थे। बेकार क्वालिटी के हॉर्सेस और घोड़ों को अब मुगल आर्मी में इंस्टॉल नहीं कर सकते थे। ओके, हॉर्सेस और एलिफेंट्स हाइब्रिड्स के होने चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है उनको मिलिट्री कैंपेन्स में इस्तेमाल करना है, तो कमजोर घोड़े और हाथी मिलिट्री को कमजोर कर देंगे। और कैवलरी और एलिफेंट्स, कैवलरी मतलब घुड़सवार सैनिक, ये उस समय पर आर्मी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा थे, क्योंकि ट्रांसपोर्ट कॉर्प्स का फॉर्म थे ये। एक जगह से दूसरे ले जाने में इन घोड़ों का और हाथियों का मेजर रोल था, तो इनको मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी था। और मुगल मनसबदार को तगड़े पैसे मिलते थे भाई। एक मुगल मनसबदार जिसकी 5000 की रैंक है, उसको 30,000 रुपए महीने तक की सैलरी। एक मनसबदार जिसकी 3000 की रैंक है, उसको 17,000 महीने तक की सैलरी। 1000 एक मनसबदार जिसकी 1000 रैंक है, उसको 8,200 रुपए प्रति महीने की सैलरी दी जाती थी। एक छोटा सा सादी जिसकी मनसबदारी रैंक 100 तक की है, उसको 7,000 रुपए सालाना तक की सैलरी मिला करती थी। और उस समय पे ये काफी हाई पेड, आप कह सकते हो, रेट्स थे। मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट पेड जॉब्स थी मुगल मनसबदार की उस समय पे पूरी दुनिया में, केवल इंडिया की यहाँ पे बात नहीं हो रही है। अच्छा, अकबर ने एक बहुत बड़ा कैवलरी मैन की बॉडी को अपने बॉडी गार्ड की तरह भी रख सकता था। अकबर ने एक बहुत बड़ा स्टेबल बना रखा था घोड़ों का। ओके, एक बॉडी ऑफ जेंटलमैन थी ट्रूपर्स की, जिसको बोलते थे अहादीज। ये सीधे सीधे अकबर की सेवा में इन्वॉल्व थी। दीज आर पर्सन्स ऑफ नोबल लीनिएज हु डिड नॉट हैव मींस ऑफ रेजिंग अ कंटिंजेंट और पर्सन्स हु हैड इम्प्रेस्ड द एम्परर। तो ऐसे लोग जिनके पास इतनी औकात नहीं है कि वो खुद की कंटिंजेंट बना सकें, खुद के सैनिकों को हायर वगैरह कर सकें, लेकिन उनके पास काबिलियत है, तो वो सीधे सीधे अकबर की सेवा में रहेंगे। उनके पास 8 से 10 घोड़े रखने की वो होगी, उनको 800 रुपए प्रति महीने की सैलरी दी जाती थी। वो सीधे एम्परर को रिपोर्ट करते थे और एम्परर से कमांड लेते थे और एम्परर की पर्सनल सेवा में वो वहां पे इन्वॉल्व थे। अकबर को घोड़ों का, हाथियों का बहुत शौक था। उसने आर्टिलरी का एक बड़ा स्ट्रांग पार्क बनवा रखा था। गन्स में उसको बहुत इंटरेस्ट था, तो डिटैचेबल गन्स को हाथियों पे, कैमल पे ट्रांसपोर्ट करना ताकि उनको जंगों में इस्तेमाल किया जा सके, बड़ी बड़ी गन्स को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का जुगाड़ करना, ये अकबर करता था। क्योंकि कहीं पे भी एक्सपेडिशन लीड करना है, ओवरऑल एक किले पे फतह करनी है, तो बड़ी बड़ी गन्स जो कि पूरे किले की दीवार को तोड़ सके, उनको खींचने में के लिए 100 से 200 ऑक्सन लगते थे, एलिफेंट्स लगते थे। तो इन सब एलिफेंट्स को, घोड़ों को, ऑक्सेंस को मेजर स्केल पे अपने पास रखना, ये भी अकबर ने इंश्योर करा रखा था। ओके, अकबर का ये भी प्लान था कि वो एक बड़ी स्ट्रांग नेवी बिल्टअप करेगा। उसने एक एफिशिएंट फ्लोटिला ऑफ वाटर बोट्स बिल्टअप भी की थी, जो कि ईस्टर्न इंडिया के कैंपेन में नदियों में उसने इस्तेमाल की थी। लॉन्ग टर्म में वो नेवी को ज्यादा डेवलप नहीं कर पाया। अगर वो लंबे समय तक जिंदा रहता तो वो डेफिनेटली नेवी को डेवलप करता। हालांकि 30 मीटर लंबी बोट्स
जो कि 350 टन ऑफ पानी डिस्प्लेस कर सकती हैं। इतनी बड़ी बोट्स अकबर ने बनवाई थी, बट ऑब्वियस सी बात है पोर्तुगीज के औकात की बोट्स अकबर नहीं बनवा पाया था। अगर वो जिंदा रखता तो जरूर बनवाता, क्योंकि पोर्तुगीज की जमीन के ऊपर जो जीत थी वो तो अकबर ने बिल्कुल ही खत्म कर दी थी, बट पोर्तुगीज को समुंदर में हराना ये अकबर हो सकता है प्लान कर रहा हो, लेकिन बूढ़ा था, मर गया, और उसके बाद के लीडर्स ने ओवरऑल अकबर जितनी फोर साइटेडनेस नहीं दिखाई नेवी को लेके। तो ये था मनसबदारी सिस्टम एंड आर्मी के बारे में। इसके बारे में बाद हम बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट। मुगलों के समय पे गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन कैसे हुआ करता था। वीडियो को लाइक और शेयर के बिना मत जाइएगा, हो सके तो ज्वाइन दबा के हेल्प करें, काफी मदद मिलती है। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।